नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के इस शो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर चर्चाएं आमतौर पर नहीं होती हैं। बात इस चीज़ की कि हम दुनिया में कहां स्टैंड करते हैं। हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसकी कंपनियां दुनिया को स्मार्टफोन से लेकर ईवी बैटरीज तक सप्लाई करती हैं, और दूसरी तरफ छोटा सा ताइवान, जिसकी एक कंपनी TSMC पूरी दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स बनाती है। एप्पल से लेकर एनवीडिया तक सब उसके भरोसे ही बैठे रहते हैं। और अमेरिका की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहां ओपन एआई, स्पेसएक्स और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के आईपीओ का साइज भारत के सबसे बड़े आईपीओ को भी छोटा और बौना दिखाने लगता है। किसी की वैल्यूएशन 166 लाख करोड़ के करीब है, तो किसी का आईपीओ ही 7 लाख करोड़ का साइज हो सकता है। मतलब इतना बड़ा गैप है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर आज इन पर चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम कहाँ हैं इन सब चीज़ों के बीच में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, पूरी चीज़ों को विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा जी। नमस्कार सर। थैंक यू रोहित। सर, मैं अभी पढ़ रहा था न्यूज़पेपरों में, काफ़ी खबरें आ रही हैं। एक सबसे पहले बात, इम्पॉर्टेंट बात है कि TSMC, ताइवान बहुत छोटा सा देश है पूरे ग्लोब पे अगर देखें, और उसकी एक ये ऐसी कंपनी है, बड़ी कंपनियों में शुमार है, जो दुनिया को AI चिप्स देती है। इसके भरोसे AI टेक्नोलॉजी आज सरवाइव कर रही है। अगर ये नहीं तो शायद AI का वजूद धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम तो इतना बड़ा है, बगल में चाइना भी है, वो भी देखा जाए सेम टाइम पीरियड में आज़ाद हुआ था ऑलमोस्ट, वो भी हमसे करीब करीब 50-100 साल आगे है। ताइवान जैसा छोटा सा देश भी हमसे आगे है। कंपनियों के कंपैरेटिवली इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इतना दुनिया उनके भरोसे बैठी है। हम भी हैं उनमें से एक, कि उनकी चिप्स ना मिले या उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ना मिले तो हम भी उनके भरोसे बैठे हैं। पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, बिल्कुल रोहित, आपने बहुत जायज़ सवाल उठाया है, और आज इस विषय पर चर्चा करना मौजू भी हो जाता है। और इस लिहाज से मौजू हो जाता है कि TSMC ने अभी हाल में अपने सालाना नंबर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अपने रिजल्ट्स दिए, और वो रिज़ल्ट इतना चौंकाने वाला है। उसकी सिर्फ एक चीज़ जो ध्यान खींचती है हम सबका, वो ये है कि एक साल में 2025 में TSMC का जो प्रॉफिट है वो $54 बिलियन से ज़्यादा, $54 बिलियन से ज़्यादा जी। अकेला एक कंपनी का प्रॉफिट बैठता है जी। उसकी तर्ज पर आप भारत की तमाम कंपनियों को रख लीजिए, जितनी ब्लू चिप कंपनियां हैं, जिनमें आप रिलायंस को, टाटा को, अडानी को, तमाम ग्रुप्स को, तमाम कंपनियों को रख सकते हैं। SBI को रख सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्वार्टरली अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो SBI आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लगभग 20,000 करोड़ रुपए का क्वार्टरली प्रॉफिट है, एक तिमाही का मुनाफा है। 20,000 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4 तिमाही का तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बैठता है रोहित। अब इसके मुकाबले आप एक अकेली कंपनी ताइवान के, उसका TSMC का प्रॉफिट को देख लीजिए। अगर आप इसको रुपए में कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 5.25 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट TSMC का बैठता है जी। तो ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क पैदा कहाँ से हुआ? एक ये बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि SBI ऐसा नहीं है कि आज की कंपनी है, या रिलायंस ऐसा नहीं 1980 के आसपास नींव पड़ी होगी। SBI और पुराना बैंक है, या बाकी के ग्रुप है, चाहे टाटा को देख लीजिए, 100 साल की लेगेसी है इन कंपनियों की। तो हम पिछड़ क्यों गए? कोई भारत की कंपनी क्यों नहीं इस लेवल के मुनाफे या इस लेवल के रेवेन्यू, अगर $54 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, तो आप कल्पना कीजिए कितने लाख करोड़ डॉलर का, कितने ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू होगा TSMC का। जी जी, एग्जैक्टली। मैं ओवरऑल एग्जैक्ट आपको अगर आंकड़े दूँ ना, तो अगर TSMC के रेवेन्यू की बात करें तो ये 11.5 लाख करोड़ है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप ये डॉलर में नहीं सर, हाँ, ये रुपए में मैं आप इनको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। डॉलर में तो हिसाब अलग बैठेगा। 11.5 लाख करोड़ का इनका रेवेन्यू है साल भर का, और प्रॉफिट जो है 5.18 लाख करोड़ का है। ये इनका प्रॉफिट का हिसाब किताब है। तो TSMC इस मामले में वाकई काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है।
जाहिर सी बात है उसके ऊपर डिपेंडेंसी इतनी है बाकी पूरी दुनिया भर की, क्योंकि चिप्स तो सबको चाहिए, एनवीडिया वगैरह से लेकर हर एक कंपनी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। चैट जीपीटी वगैरह आप लोग आमतौर पर यूज़ करते होंगे। इनफैक्ट सर ये तो आईपीओ भी लेके आ रहे हैं, यूएस टेक की जो कंपनियां हैं, जाइंट्स हैं, ये आईपीओ लेकर आ रही हैं और ये भी इनके ही भरोसे है, क्योंकि इनका काम इनके भरोसे है। दुनिया में अब जो सवाल एक आ जाता है कि भारतीय कंपनियां क्यों पिछड़ती दिख रही हैं, या भारत इस पूरी रेस में, जो आप आईपीओ की बात कर रहे हैं, कम से कम 3 बड़ी कंपनियां इस वक्त आईपीओ लेकर आ रही हैं, उनको देख लीजिए, उसके साथ आप एनवीडिया को रख लीजिए और टीएसएमसी को रख लीजिए। कुल मिलाकर 5 कंपनियां इस वक्त दुनिया की, जिनमें एक हो गई आपकी स्पेस एक्स, दूसरी एंथ्रोपिक एआई, तीसरी ओपन एआई, चौथी एनवीडिया और 5वीं आपकी टीएसएमसी। ये 5 कंपनियां इस वक्त पूरी दुनिया को हर दिन एक तरह से मैं ये कहूँगा हैरान कर रही हैं। दूसरी बात, इन सबके अगर आप ग्रोथ को, इन सबके जो मनी मिंटिंग का जो मैं कहूँगा कि चक्का है, वो दरअसल पिछले 2-3 साल में दौड़ा है। 2022 से आप स्टार्ट कीजिए और 2026 के हम मिड में खड़े हैं। पिछले 4 साल में इन कंपनियों में ने जिस तेजी से पैसा कमाया है, आप सोचिए एनॉर्मस वेल्थ इन्होंने जिन देशों में इनकी नींव पड़ी है, जिन देशों में इनके हेडक्वार्टर हैं, वहाँ इन्होंने उन इकोनॉमीज को योगदान दिया है। रोहित, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर क्योंकि हम अभी जस्ट बात कर रहे थे, रिलायंस, एसबीआई, टाटा 100 साल की लेगेसी है, बावजूद उसके कंपैरेटिवली अगर देखें ना, तो ये कंपनियां मात्र 4-4, 5-5 साल के अंतराल में इतना बड़ा स्टैंड, इतनी बड़ा ऑरा बन गया है इन कंपनियों का कि ये 100 साल की लेगेसी वाली कंपनीज, भारत की ही क्यों ना सही, वो उनके सामने बौनी दिखाई देती हैं। नहीं तो अब सवाल फिर एक ये पैदा होता, क्या स्ट्रेटजी में हम विफल रहे? जी, क्या हम उस मौके को समझ नहीं पाए जिस मौके को आपको ग्रैब कर लेना था? क्या भारत, और देखिए सवाल इसलिए भी ये बड़ा हो जाता महत्वपूर्ण, क्योंकि 1980 के दशक में जब दुनिया में या भारत में एक तरह से हम कहें कि कंप्यूटर को लाने का काम शुरू किया गया, 1984 के आसपास जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, तो पहला काम ये हुआ कि देश में साफ कंप्यूटर की क्रांति लाई जाएगी, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में था जहां कंप्यूटर के जरिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार हुए, बड़े पैमाने पर तैयार हुए। पूरी जो सिलिकॉन वैली का जो विस्तार हुआ, जो इस्टेब्लिश हुई, उसके पीछे इंडियन टैलेंट था, नासा के पीछे इंडियन टैलेंट था। मैं केवल अभी इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स और उसका जिक्र नहीं। इसके बावजूद जब टेक का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया, मान लीजिए 2000 में जो आईटी जो .com का बस्ट हुआ, उसके बाद का अगर आप दौर देखिए, तो ये जो दौर है जिसको हम 2020, 21, 22 से शुरुआत मान रहे हैं एआई का, वो सबसे बड़ा एक रिवोल्यूशन है इस दौर का, जो पूरी दुनिया के काम करने के तरीके, न केवल आम इंसान की जिंदगी के, बल्कि एंटरप्राइजेज यानी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के कामकाज करने के तरीके, लोगों की नौकरियां रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, इस पर सवाल पैदा कर रहा है एआई। इस रेस में हमारा भारत जब टैलेंट पूल या टैलेंट हब था सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के मामले में, तब भारत में कोई कंपनी ऐसी खड़ी क्यों नहीं हुई जो पिछले 4 साल के भीतर टीएसएमसी या एनवीडिया या ओपन एआई या मान लीजिए जो एंथ्रोपिक एआई है, इसके लेवल की कंपनी खड़ी होती। महज 4-5 साल में जो एंथ्रोपिक एआई है उसकी वैल्यूएशन लगभग 850 मैं बिलियन डॉलर कह रहा हूँ, लगभग 1000 जो बिलियन डॉलर है, 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उसकी वैल्यूएशन पहुंचने की बात कही जा रही है। जी जी, एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रोहित यहाँ पैदा होता है। राइट। मतलब ये वाकई बड़ी बात है कि हम कहाँ पिछड़ गए, क्यों पिछड़ गए, जब इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हमने यहाँ से बाहर दुनिया के बड़े बड़े पटल पर वो अपना नाम कमा रहे हैं, सिक्का जमा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों को होल्ड करके चला रहे हैं, बावजूद उसके इंडिया में कोई ऐसा बड़ा एंटरप्रेन्योर या बड़ी कंपनी नहीं तैयार हुई जो आप ये सोचिए कि 2 या 3 अगर इस भारत की एक समस्या ये है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ये जो कंपनियां अमेरिका में या मान लीजिए ताइवान में इस्टेब्लिश हुई, या कुछ चाइना की कंपनियां देख लीजिए, सर ये कारण भी हो सकता है कि लोग यहाँ पढ़ते ज़रूर हैं
या बाहर जाके पढ़ते हैं पर वो वापस नहीं आते, लौट के वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, वहीं की कंपनियों काम करते हैं। नहीं, लेकिन बाहर जो चले गए, मान लीजिए चले गए, उसके अलावा बहुत सारा जो बड़ा कामकाज है वो भारत में भी है आउटसोर्सिंग का। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो आईआईटी से पढ़ा है या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ है, वो सब का सब यूएस जाके जॉब कर रहा है। बड़ा एक टैलेंट पूल अब इंडिया में रह के काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सब चले गए हैं। इनमें से किसी ने रिस्क क्यों नहीं लिया इस लेवल का, एक बात सवाल जो उठता है। दूसरा सवाल जो, अब जैसे मेटा एआई, मेटा ने अपना एआई का टूल बनाया, गूगल ने जेमिनी टूल बनाया। आइडियली या फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो गूगल एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक सर्च इंजन कंपनी है, उसके एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन गूगल ने टाइमली इंटरवेंशन किया ओपन एआई या एंथ्रोपिक एआई से मुकाबला करने के लिए, जेमिनी एआई में लंबा चौड़ा इन्वेस्ट किया और अभी भी कर रही है। इसी तरह मेटा का आप उदाहरण देख लीजिए। भारत में टीसीएस छोटी कंपनी नहीं है, इन्फोसिस भी छोटी कंपनी नहीं है। पूरी दुनिया में जो बड़े आईटी प्रोजेक्ट्स हैं वो इन कंपनियों को मिलते हैं। विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, आपकी इन्फोसिस हो गई, एल&टी माइंट्री हो गई। आप कंपनियों की फहरिस्त उठाइए, आप लंबी चौड़ी तादाद में कंपनियां हैं, एम्फेसिस है आपकी, तो परसिस्टेंट है, सब इंडियन कंपनीज की मैं नाम ले रहा हूँ। इन कंपनियों में से किसी ने, या टीसीएस के सामने या आपका इन्फोसिस के सामने बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप एआई के इस दौर में आप किस तरह से अपने पूरे के पूरे कामकाज को टर्न अराउंड करते हैं। तो क्यों नहीं इन कंपनियों ने कोई ऐसा एआई मॉडल क्रिएट किया जो एंथ्रोपिक या ओपन एआई जैसा होता। तो जिस भारी तादाद में नौकरियां और वेल्थ जनरेट हुई है यूएस में, वो भारत में भी पैदा हो सकती थी। मेरा एक बहुत बड़ा जो एक सवाल है, या ये कहिए कि एक इस तरह का मैं ये मानूंगा कि ये दुर्भाग्य है। जिस देश की समस्या ये है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, क्योंकि हम दुनिया में पर कैपिटा इनकम के मामले में बहुत पीछे हैं। वहां इस तरह का एक्सपेरिमेंट या इस तरह का रिस्क इन कंपनियों ने क्यों नहीं लिया। तो हम इस चीज़ में क्यों पिछड़ गए, ये वाकई बड़ा सवाल है कि होना तो कुछ चाहिए था पर हुआ वैसा नहीं। खैर ये कारण तो खैर बात की बात है, पर एक चीज़ और मैं पहले आंकड़े बताऊंगा, फिर सर से इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इस चीज़ के ऊपर है। यूएस टेक जो है ना, आईपीओ ला रही है, अभी हम इसका जिक्र भी कर रहे थे, जिसमें स्पेस एक्स, एंथ्रोपिक और ओपन एआई, जिसका मैं अभी शुरुआत में जिक्र कर रहा था। इसमें मैं आपको बता दूं कि स्पेस एक्स की अगर बात करें तो इसका वैल्यूएशन जो है तकरीबन 166 लाख करोड़ यानी डॉलर में 1.75 ट्रिलियन डॉलर है। और आईपीओ जो ये लाने की बात कर रहे हैं वो करीब करीब 75 बिलियन डॉलर का बताया जा रहा है, यानी कि 7.12 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ। ये वाकई बहुत बड़ा नंबर है। इसका अंदाज़ा भी आपको लगेगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। एंथ्रोपिक की अगर आप बात कर लें तो वैल्यूएशन करीब 1 ट्रिलियन है डॉलर में, और अगर रुपए के हिसाब से देखें तो 95 लाख करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी की बैठती है। और आईपीओ साइज करीब करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है, यानी 20 बिलियन डॉलर का आईपीओ साइज हो सकता है। ओपन एआई की अगर बात कर लें तो इसका जो वैल्यूएशन है वो 80 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, और आईपीओ का साइज 3.80 लाख यानी 3,80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आईपीओ का साइज हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कंपैरिजन मैं करने की बात क्यों कर रहा हूँ, मतलब ये इतना बड़ा है ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ। इसके पीछे कारण है भारत के सबसे बड़े आईपीओ। अगर आप भारत के आईपीओ की बात करें तो टॉप में जो आते हैं टॉप मोस्ट 3 की अगर मैं बात करूं तो हुंडई मोटर इंडिया, ये आया था 2024 में, 27,000 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ था ये। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, वहाँ लाखों में बात हो रही है, यहाँ हज़ारों में बात हो रही है। दूसरा LIC है, ये भी टॉप मोस्ट है, ये 2022 में आया था, 20,500 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ था ये हमारे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन कंपैरिजन देखिए कि हम कितना पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, ये 18,300 करोड़ का आईपीओ था, 2021 में आया था। ये 3 भारत के सबसे बड़े आईपीओ रहे हैं, और इनके कंपैरिजन में आप देख रहे हैं जो आने वाले हैं यूएस टेक के जो जाइंट्स हैं, उनके आईपीओ 7 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ ऐसे आईपीओ हैं, 3 लाख करोड़। इट्स अ बिग ह्यूज डिफरेंस सर। बिल्कुल, इसका जिक्र अभी आप पीछे कर भी रहे थे, बट ये इतना बड़ा डिफरेंस है
क्यों है ऐसा, इसके पीछे क्या कारण है? हमारी कंपनियां, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो टेक जाइंट्स हैं वो भी कोई छोटी नहीं है, दुनिया को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं, बावजूद इसके इनकी वैल्यूएशन, इनके आईपीओ के साइज कंपैरेटिवली यूएस जाइंट्स के मुकाबले बहुत कम है। क्या कारण रुपए और यूएस के डॉलर का ऊपर नीचे का होना है, या कोई और बड़ा कारण है इसके पीछे? बड़े दो कारण हैं जी। पहला कारण है इन्वेस्टर्स को इनमें वेल्थ दिखाई दे रही है आने वाले वक्त में, इसीलिए वैल्यूएशंस इतनी ऊंची हैं। चाहे स्पेस एक्स की देख लीजिए, चाहे ओपन एआई की देख लीजिए। ओपन एआई, एंथ्रोपिक एआई ने गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो दशकों पुरानी कंपनी थी उनको वैल्यूएशन के मामले में मात दे दी। महज 5-6 साल की, जिनकी मैं कहूँगा कोर जिनका काम है वो पिछले 5-6 साल का है जी। 22 से ही इसको आप मान सकते हैं। चाहे एंथ्रोपिक को देख लीजिए, चाहे ओपन एआई को देख लीजिए। वैसे तो कंपनी 2015 के आसपास की ओपन एआई है, लेकिन आप इस बात को समझ कर चलिए कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की नज़र इन 3 आईपीओ पर है जी। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि ये कंपनियां आने वाले वक्त में ज़बरदस्त ग्रोथ करने वाली हैं, ग्रोथ कर सकती हैं, क्योंकि इनका जो जिस तरह का बिजनेस मॉडल है या जिस तरह के काम में है, वहाँ पूरी दुनिया की डिमांड इन्हीं सेक्टर्स में होने वाली है। दूसरा जो फैक्टर है, हमारी कंपनियां क्यों नहीं इस स्केल पर रही, या इनका आईपीओस और बाकी वैल्यूएशन के साइज इतने ऊंचे क्यों हैं? दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि इन कंपनियों के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। आप देखिए, एलन मस्क ने जब स्पेस एक्स का काम शुरू किया था, उनके पास बैठने का, काम करने के लिए ऑफिस का फर्नीचर नहीं था। मैं कल परसों ही इस स्टोरी को एक पढ़ रहा था जी। और उन्होंने खुद जिक्र किया इस बात का कि जब हमने शुरुआत की थी स्पेस एक्स की, तब इस चीज़ का हमारे पास ऑफिस में कामकाज करने के लिए जगह नहीं थी। आज वो कंपनी या एलन मस्क ये बात करते हैं कि दुनिया में अगर मानवता को बचाना, अगर ह्यूमैनिटी, अगर इंसान को अगर जीवित रहना, तो उसका ऑल्टरनेटिव रिहाइश का एक विकल्प होना चाहिए। और विकल्प कहाँ होगा? मंगल में होगा, या दूसरे जो ग्रह हैं वहाँ पे विकल्प बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, भारत के कितने ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो इस तरह की अप्रोच के साथ रिस्क ले रहे हैं? यहाँ तो सर सब्जियां नासा के और दुनिया के बड़े बड़े सैटेलाइट्स को स्पेस एक्स अंतरिक्ष में भेज रही है, रीयूजेबल रॉकेट तैयार कर रही है। दुनिया का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट स्पेस एक्स ने किया जिसमें उसने रीयूज किया जा सकने वाला रॉकेट तैयार किया, कि रॉकेट आपका सैटेलाइट स्पेस में छोड़ देगा और उसके बाद वापस आ जाएगा अपने जिससे कि आप दोबारा यूज कर पाएं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी ने सोचा? कभी किसी ने इस तरह की चीज़ें नहीं सोची। भारत में लोग, असल में पैसा है, ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट्स के पास पैसा नहीं है। चाहे आप अदानी को देख लीजिए, चाहे आप अंबानी को देख लीजिए, दुनिया के टॉप 3-4 की लिस्ट में पहुंच गए थे। 2021-22 की बात है। अडानी एक वक्त दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बनने की तरफ थे जी। लेकिन इस तरह के ह्यूज रिस्क लेना, और चाहे ये सैम ऑल्टमैन की आप बात कर लीजिए, ओपन एआई को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति की शुरुआत किस तरह से हुई, एक सामान्य व्यक्ति, और आज ओपन एआई की आप अगर वैल्यूएशन को देखें जिस पर आईपीओ आ रहा है जी, या क्लाउड को देख लीजिए, जिस तरह का डिसरप्शन पूरे के पूरी दुनिया में क्लाउड एआई करने वाला है, वो चौंकाने वाली चीज़ है रोहित जी। सर, पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? मतलब रिस्क लेने से डरते हैं, सिर्फ यही एक कारण है कि यहाँ पर लोग भारत के एंटरप्रेन्योर, और हम इस बात को कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, और सरकार भी एक तरह से इस चीज़ को मानती है। सरकार की तरफ से जो पीयूष गोयल, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया है। भारत के एंटरप्रेन्योर और जो टेक, जिनको जो खुद तकनीक की जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों ने अपने कंपनियां खोली किस चीज़ की? या तो आपने जो कैब हेलिंग टाइप की कंपनियां खोली कि साहब आप इधर से उधर जाना है तो हमारे पास कैब है, आपको लेकर जाएगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी। या फिर आपने खोले फूड डिलीवरी के, मैं भी कह रहा हूं, इंस्टामार्ट की कंपनियां खोली कि आप क्विकली 10 मिनट में आपके घर सामान आ जाए। क्विक कॉमर्स की कंपनियां खोली। तो आप डिलीवरी, फूड डिलीवरी या सर्विस डिलीवरी, आप इस पे रहे, आपने बड़े रिस्क दरअसल लिए नहीं तकनीक में।
लोगों को सहूलियत देने वाली चीजें खोलनी। बिल्कुल, रिटेल में आप आ गए, आप एफएमसीजी के साबुन तेल बनाने लगे। बहुत सारे खैर एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि भारतीय कंपनियां एक अलग डोमेन में हैं और ग्लोबल जो दूसरी कंपनियां वो अलग डोमेन में हैं। भारत की कंपनियों का कोर फोकस इस चीज पे है कि वो डोमेस्टिक डिमांड को किस तरह से फुलफिल कर पाएं। कंजम्पशन है, दुनिया ये जानती है कि भारत कंजम्पशन के हिसाब से दुनिया का बहुत ताकतवर मुल्क है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो दरअसल कंजम्पशन लेड ग्रोथ स्टोरी है। तमाम लोग इसको मानते हैं कि साहब जब दुनिया में उथल पुथल मची है तो भारत की कंपनियां भारत में ही सामान बेच के मुनाफा कमा लेंगी, लेकिन इस मुनाफे से होने वाली 70-80 हज़ार करोड़ की कमाई या प्रॉफिट जो इंडियन कंपनीज या एसबीआई अर्न कर रहा है हर साल, उस प्रॉफिट का आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? क्या उसके जरिए अगर आप 80 हज़ार करोड़ भी साल का प्रॉफिट है, एक साल के प्रॉफिट के जरिए भी आप किसी बड़ी कंपनी को, टेक बेस्ड कंपनी पर रिस्क ले सकते हैं? रिस्क न लेना असल में भारत के लिए एक मे बी सर इसके पीछे क्या ये कारण हो सकता है कि लोग यहाँ पे रोबोटिक्स या जैसे कि मतलब चाइनीज़ कंपनीज या बाहर की यूएस कंपनीज इन चीज़ों में इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि वहाँ के लोग शायद इंटरेस्ट लेते हैं और विश्वास करते हैं कि ये ही फ्यूचर है। यहाँ पे शायद लोग उस चीज़ को उतना समझते ही नहीं है, इसलिए मे बी इतना इंटरेस्ट लेने में डरते हैं। मुझे लगता है भारत की कंपनियां फॉलो करने में ज़्यादा यकीन करती हैं कि आप प्रोडक्ट बना दीजिए, उसके बाद हम उसको उससे रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं, उसमें आपको जो बैकएंड सपोर्ट चाहिए उसके लिए हम इंजीनियर भेज सकते हैं। आपकी कंपनी जब भारत में कारोबार करेगी तो उसके साथ हम जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। बट इनिशियल लीड लेना, इनोवेट करना, वो हमारे जीन में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। ये वाकई शायद जो सर ने शुरू में कहा कि दुर्भाग्य वाली बात है हमारे लिए। एग्जैक्ट रीज़न कहना आइडिया नहीं कि वो तो कंपनी बनाने वाले और पैसा खर्चने वालों का डर क्या है वो वही जानते होंगे, बट कंपैरेटिवली हम क्यों पिछड़ रहे हैं इसके पीछे कारण शायद यही है कि लोग जो यहाँ के टेक जाइंट्स हैं या जो पैसा खर्च रहे हैं इन चीज़ों के लिए, वो शायद उस तरह सोचते ही नहीं है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बन के रहना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप लेके रिसर्च और रिस्क लेने का काम शायद दूसरे देशों पे छोड़ देते हैं। यही एक बड़ा कारण नज़र आता है। बाकी कारण कुछ और भी हो सकते हैं, आपको कुछ समझ आए तो आप भी बता सकते हैं, बट फिलहाल सर इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है लोगों को भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और काश कोई और निकल के आए, उभर के आए और अपने देश में भी टेक जाइंट्स बने ऐसे जो दुनिया के पटल पर एक नाम रोशन कर रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो इसकी उम्मीद करते हैं। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ों को थोड़ा क्लियर किया और उम्मीद है लोगों को भी चीज़ें क्लियरली समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।